Yeah, today what I have for you, today I have a very significant autobiography. If I use the word कि ये एक उनका autobiography है, confession. और ये autobiography किसका है? लियो टॉलस्टॉय का. तो you are getting a word कि confession, it's the autobiography या it's the work. उनका एक short work है confession, लियो टॉलस्टॉय का. My confession is a short work on the subject of melancholia. melancholia subject पर philosophy इसमें है and religion by the Russian novelist Leo Tolstoy. What you have to remember that कि it's a non-fictional work. It's a non-fictional work. And in this work, what do you get? In this work, you get कि melancholia है, philosophy है, religion है. और ये जो लिखा गया 1879 से 1880 के बीच में लिखा गया, 1879 से 1880 के बीच में. All these things जब उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी. तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि फिर वही है कि लियो टॉलस्टॉय का ये है आथर इसके है कंट्री रसा लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज पब्लिश 1882 में. लिखा जो गया वो 1879 से 1880 के बीच में, लेकिन जो प्रिंट हुआ है वो 1882 में हुआ. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. टेक्स्ट क्या है? कन्फेशन है, ये हम सारे लोग देख ही रहे हैं. अब इसमें है कि इसमें किन किन चीजों को, किन किन मुद्दों को लेकर के बात हुई है. अगर आप देखेंगे कि द बुक इज अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. ये जो किताब है एक तरह से उनका क्या है? ब्रीफ ऑटोबायोग्राफिकल. कन्फेशन इज अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ऑफ द ऑथर्स स्ट्रगल विद अ वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. ये जो उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल था इसको लेकर उन्होंने बात किया कि यह आथर्स के स्ट्रगल का विद अ वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. इट डिस्क्राइब्स हिज सर्च फॉर द आंसर्स टू द अल्टीमेट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. इसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके बात किया है. इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट सिंस डेथ इज इनएविटेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, उन्होंने कहा जैसा लोग कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि रूस में एथीस्ट ज्यादा है, नास्तिक ज्यादा है. जो भी कम्युनिस्ट होते हैं वे ईश्वर और उसकी सत्ता में विश्वास नहीं करते. वो हो सकता है नेचर को माने या ये माने कि दुनिया का निजाम ऐसे ही चल रहा है, बट दे डोंट बिलीव सच पार की कोई ऐसा भी है जो इसको कंट्रोल करता है. तो चूंकि उसी रूट से लियो टॉलस्टॉय भी आते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है कि इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है, सिंस डेथ इज इनइविटेबल, तब भी तो डेथ जो है क्या है? अपरिहार्य. इनइविटेबल मतलब जिसे टाला ना जा सके, अनएवॉइडेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? तब जीवन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? तब जीवन का मतलब क्या है? विदाउट द आंसर टू दिस फॉर हिम लाइफ हैड बिकम इम्पॉसिबल. करें जब तक उन्होंने इस चीज का आंसर नहीं प्राप्त कर लिया, उनके लिए जीवन क्या हो गया था? इम्पॉसिबल हो गया. इसका मतलब कि कन्फेशन जो है यह उनकी ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वे तमाम क्वेश्चंस करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के, डेथ को लेकर के, लाइफ को लेकर के. और इंडिया तो उसका हब रहा है, वो एपी सेंटर रहा है. वेदर जैनिज्म की महावीर के बारे में आप बात करिएगा, महावीर स्वामी जी के बारे में, गौतम बुद्धा जी के बारे में आप बात करिएगा, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करिएगा, ट्रुथ की तलाश में स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप ले लीजिएगा, जितने भी ग्रेट सोल्स आए थे. इवन ये सिलसिला कब से शुरू होता है? श्रद्धा और मनु के समय से शुरू होता है, जो एडम और ईव की शक्ल में दुनिया में जाने गए. तो ट्रुथ, सोल, गॉड, लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, इसकी खोज हमेशा होती रही है, क्योंकि ये जीवन का बेसिक आधार है. और इसकी जब तक जानकारी नहीं हो जाती और आप कोई भी सत्य के बारे में कोशिश करिए समझने की, वह सारा सत्य मीनिंगलेस है. और ये सबसे फ्रूटफुल सत्य है. अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप डायलेमा भी होगा, इल्यूजन भी होगा. कभी लगेगा कि एक अनकंडीशनल आपको सपोर्ट की बात होती है उसमें, कभी आप रीजन अप्लाई करेंगे, कभी आप फेथ का सहारा लेंगे. दीज थिंग्स यू कम टू नो. The story begins with the Eastern fable of the dragon in the well. A man is chased by a beast into a well. A man is chased by a beast into a well, at the bottom of which is a dragon. जिसके नीचे कौन है? एक ड्रैगन है. Remember that. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बताया. एक जो है आदमी को बीस्ट ने क्या किया? परसू किया. और वह आदमी कहां पे चला गया? कुएं में कूद गया.
लेकिन कुएं में नीचे क्या है, ड्रैगन बैठा हुआ है। अब स्टोरी देखिएगा आगे। द मैन क्लीव्स टू अ ब्रांच, आदमी क्या करता है, एक झाड़ी को पकड़ लेता। अब आप कहेंगे सर झाड़ी कहाँ पे आ गई? हो सकता है पुराना कुआं हो, उसी कुएं के अंदर से कोई झाड़ी, बहुत सारे हम देखते हैं कि पुराने कुएं देहातों में, अब तो कुआं नहीं रह गया, पहले रहते थे, उसमें कुछ पीपल की पेड़ जैसा शक्ल पे या गूलर का जो पेड़ होता है उसकी शक्ल कुछ टहनियां निकल आती। हो सकता है वो आदमी उसी टहनी या ऐसा ही कुछ रहा हो। यहाँ पे इमेजिन करिए कि वह आदमी जिसको एक जंगली जानवर ने पीछा किया, वह आदमी जो है कुएं में कूद जाता है, बॉटम पर नहीं जाता, बॉटम के नीचे क्या है, बॉटम के नीचे वहां पे ड्रैगन पहले से ही है। ड्रैगन हम सारे लोग जानते हैं कि सांप का एक विकृत रूप आप कह सकते हैं, उसका विशाल या जाइंट रूप है उसका। ड्रैगन यू कैन जस्ट सी चाइना का अपना एक मार्क भी है। सो व्हाट हैपेंड दैट, वह आदमी जो है वहां पे कूद टहनी से उसको कर लेता। द मैन क्लीव्स टू अ ब्रांच दैट इज बीइंग gnawed on by two mice, और उसके साथ भी देखिए क्या होता है, उस टहनी को दो चूहे काटते रहते हैं। आप ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन करिए कि वह आदमी जान बचाने के लिए ही भागा, जान बचाने के लिए भागा, कहाँ पे कूद गया, कुएं पे कूद गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कुएं पे ऑलरेडी ड्रैगन वहां पर है, वहां वहां पर भी उसको खतरा है। फिर वह जो है क्या करता है कि बॉटम पे नहीं जाता है, किसी ब्रांचेस के सहारे लटक जाता है। अब जो है उस जो ब्रांचेस के सहारे लटका उसको दो चूहे कुतर रहे हैं। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट की माधुरी माधुरी मिश्रा इज राइटिंग कि सर प्लीज अप्रूव किशन्स रिक्वेस्ट। आई हैव अप्रूव्ड बेटा, किसी का पेंडिंग नहीं है, मैंने कर दिया, सबका कर दिया। एक बार और देख लेंगे क्लास के बाद अगर होगा तो जरूर। तो अब उसके बाद होता क्या है कि वहां पे आपको एक सिचुएशन देखिए कि उस आदमी को मौत से तीन जगह लड़ना पड़ रहा, ऊपर सांप, नीचे सांप बॉटम पर, ऊपर वाइल्ड बीस्ट है कुएं के बाहर, और जिस टहनी के सहारे वो जो है लटका हुआ है वो उसमें आपको क्या है, दो चूहे काट रहे हैं। फिर भी वह स्ट्रगल करता अपनी जान बचाने की। दैट इज बीइंग नॉट ऑन बाय टू माइस, वन ब्लैक वन व्हाइट, और ये दोनों में एक ब्लैक है एक व्हाइट है, रिप्रेजेंटिंग नाइट एंड डे। और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाइट और डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट द रिलेंटलेस मार्च ऑफ टाइम, और ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि टाइम बहुत तेजी के साथ जा रहा है। द मैन इज एबल टू लीक टू ड्रॉप्स ऑफ हनी, और उसी में देखिए कि होता क्या है कि तभी मैन को जो है कहीं से जो है हनी का ड्रॉप, हनी का ड्रॉप गिरता है कुछ, और जब हनी का ड्रॉप गिरता है तो मैन अपनी जो है टंग को बाहर करता है और वह उस ड्रॉप को चूसने लगता है या उसका स्वाद लेने लगता है। ये जो कहानी है, ये कहानी एक समय हम लोगों को प्रोफेसर एम दास सर ने बताया था, व्हेन वी वर परसुइंग एमए या बीए थर्ड ईयर में, आई एम जस्ट मिसिंग, ये उन्होंने बताया था। और ये हम अक्सर अपनी क्लास में इसका एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, डू यू वांट टू लिव द होल लाइफ या फॉर यू द मोमेंट ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। इस आदमी को क्या हो रहा है कि जो भी जीवन इसका बचा हुआ है उसका स्वाद लेना चाहता है, उसको पता है कि ऊपर जंगली जानवर वेट कर रहा है, नीचे ड्रैगन जो है मुझे मार डालेगा, और जिस जीवन को, जिस टहनी को मैं पकड़ करके खड़ा हुआ हूँ या लटका हुआ हूँ, उसको जो है माइस जो है काट रहा है, वह भी उसे कुतर देगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वह क्या करता है, हनी के टू ड्रॉप्स को जो है वह उसको कवर कर लेता है, हनी के टू ड्रॉप्स को उसको कवर करता है। अब उसके बाद होता क्या, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, लाइफ इज इम्पोर्टेंट या होल लाइफ इज इम्पोर्टेंट, द मोमेंट ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। अगर जीवन के किसी क्षण में आपको खुशियां मिल रही तो उसे आप इंजॉय करिए, ये एक चीज कहना चाहता है। डोंट थिंक अबाउट लाइफ, डोंट थिंक अबाउट डेथ। अगर डेथ और लाइफ के बीच में आप फंसे भी है, उस समय भी अगर कुछ ऐसा मौका मिलता अच्छे काम करने के लिए तो करके जाइए। दिस इज द मैसेज ऑफ द होल स्टोरी। The man is able to lick two drops of honey, representing Tolstoy's love of his family and his writing. और ये जो टू ड्रॉप्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलस्टॉय के सेंस में उनकी फैमिली को और उनकी राइटिंग को। ये टॉलस्टॉय अपनी फैमिली को बहुत महत्व देते थे, राइटिंग को बहुत महत्व देते थे, उसको करना चाहते थे। बट बिकॉज डेथ इज इनइविटेबल, लेकिन मौत तो क्या है, इनइविटेबल है, आना ही आना है। ही नो लॉन्गर फाइंड द हनी स्वीट, अब उनको लगता है कि अब उनको हनी स्वीट नहीं नसीब होगा।
व्हाट आई वांट टू टेल यू कि डेथ इज इनइविटेबल, लेकिन टॉलस्टॉय कहते हैं मरने से पहले जो भी आप अच्छा काम करके जाइए, जो भी खुशियां आप अपने दामन में अपनी झोली में ला सकिए, और उस झोली से जो खुशियां आप दूसरों के को दे सके, बांट सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉलस्टॉय गोज ऑन टू डिस्क्राइब 4 पॉसिबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दिस डायलेमा। उन्होंने इस डायलेमा को समझाने के लिए 4 चीजें उन्होंने बेसिक बताई है। द फर्स्ट इज इग्नोरेंस, कि हमें अपने अंदर से अज्ञानता को खत्म करना चाहिए। इफ वन इज ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट डेथ इज अप्रोचिंग, लाइफ बिकम्स बियरेबल। द प्रॉब्लम विद दिस फॉर हिम पर्सनली इज दैट ही इज नॉट इग्नोरेंट, वह इग्नोरेंट नहीं है। हैविंग बिकम कॉन्शियस ऑफ द रियलिटी ऑफ डेथ, देयर इज नो गोइंग बैक। एक उन्होंने बहुत सही बात कही हुई है कि अगर आपको ये पता है कि मौत आनी ही आनी है, तो आप अगर मौत आनी है तो आकर के रहेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन तो नहीं, कोई आपको बचा लेगा। लेकिन मौत आनी है, इस डर के मारे आप जीवन जीना छोड़ दे, या तो आपकी बेवकूफी ही है। भाई मौत को जब आना है तब आएगी, लेकिन जितने समय तक का जीवन है उस जीवन को तो आप बेहतर जीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मौत तो आनी है, उसको जानकारी है, लेकिन मौत के आने के गम में जो जीवन बचा हुआ है वह उसको सदमे में गुजार दे, तो वह जो है एक तरह से इग्नोरेंट पर्सन है। वह इतना तो जानता है कि मौत आना है, लेकिन मौत के सदमे में बचा हुआ जीवन अगर वह खत्म कर देता है, तो वह चीजें जो है क्या है, इग्नोरेंट पर्सन। इसका मतलब जीवन जीने का मतलब ये कहीं से नहीं कि आप लग्जूरियस हो जाइए, आप मटेरियलिस्टिक हो जाइए, आप चलिए क्या करते हैं कि दुनिया के तमाम संसाधन इकट्ठा करिए अपने लिए, इंजॉय करिए, दूसरों का ध्यान न दीजिए। इसका मतलब है कि आपका जो भी जीवन बचा हुआ है वह अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने जीवन की खुशी के लिए, लोगों की खुशियों के लिए, उस जीवन को, अच्छे कामों को, ऐसा काम जो वर्च्यू से भरा हुआ उसके लिए समर्पित करिए। लोगों की हेल्प करिए, ईमानदारी से लोगों के लिए खड़े रहिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए, समय निकालिए अपने लिए, फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए। दैट इज द लाइफ। वो ये चीज बताना चाहते हैं। अपने पेशे के प्रति वफादार होइए, जो जो जीवन आप जी रहे हैं जिसमें भी है। The second possibility is what Tolstoy describes as Epicureanism। कह रहे दूसरा जो उन्होंने डिस्क्राइब किया वह एपिक्यूरियनिज्म। पहला तो इग्नोरेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया, बीइंग फुली अवेयर दैट लाइफ इज एफिमेरल, जो ये फुल्ली अवेयर है कि जो लाइफ है वो तो है ही है, वन कैन एंजॉय द टाइम वन हैज। और एपिक्यूरियन ये बिलीव करते हैं कि जीवन तो एक ही बार मिला है और हम इसको जो भी इंजॉय कर सके कर ले। तो टॉलस्टॉय इस पर सहमत तो है, लेकिन एक लिमिट तक। इंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर को भूल जाए, उसकी सत्ता को भूल जाए और ड्रिंक करने लगे, बियर बार पार्टी का, रेव पार्टी का हिस्सा बन जाए और तमाम वो सारे गंदे काम करने लगे जो ईश्वर मना करता है। नो, नॉट एट ऑल। एक हमारे जीवन को जीने का एक एक दायरा, उस दायरे में रहकर उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। तो हमें इपिक्यूरियन खुशी की तो बात करता है, लेकिन इपिक्यूरियन कहता है जीवन एक ही बार मिला, इसका एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन इस एंजॉय का मतलब ये नहीं कि हम लस्ट में, पैशन में, इंट्रीगिंग में, बैक बाइटिंग में, स्कैंडलिंग में, मॉन्गरिंग में डूब जाएंगे। टॉलस्टॉय प्रॉब्लम विद दिस इज इसेंशियली मॉरल। कह रहे कि टॉलस्टॉय की यह प्रॉब्लम जो है वो एक तरह से मॉरल एजुकेशन है। ही स्टेट्स दैट, वह कहते हैं कि एपिक्यूरियनिज्म, ही स्टेट्स दैट, या यहाँ से ही स्टेट्स दैट एपिक्यूरियनिज्म में वर्क फाइन, कि एपिक्यूरियनिज्म जो काम करते ठीक हो सकता है, एंड वेल फॉर द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए अच्छा भी हो सकता है, हु कैन अफोर्ड टू लिव द गुड लाइफ। और ये कहते हैं हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, बट वन वुड हैव टू बी मोरली इक्विटी। लेकिन जब आप ज्यादा कहते हैं अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए, तो एपिक्यूरियन में क्या होता है, लोग जो है नैतिकता को महत्व नहीं देते। लेकिन जीवन में अगर नैतिकता नहीं तो कोई भी खुशियां अधूरी हो जाएगी। क्योंकि जो एपिक्यूरियन है ना, वो ये कहता है खुशियां प्राप्त करने के लिए आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर लीजिए। वो बिल्कुल वही वाला जो याद होगा कि इफ यू रिमेम्बर, उनका क्या नाम है, इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यू कैन जस्ट गो विद मैकबेथ। मैकबेथ शुरू में अच्छा काम करता है, लेकिन उसके अंदर ये कि हमें खुशी तब मिलेगी जब मैं राजा बनूंगा। तो तमाम मोरालिटी को छोड़ करके उसी की हत्या कर देता है जो उसके साथ खड़े थे, जिन्होंने उसकी मदद की थी। तो ये तरीका जो है, दिस इज रॉन्ग। ओके जागृति, प्लीज अप्रूव अर्चनाज रिक्वेस्ट। अब बिटिया अभी तो क्लास ले रहे हैं, क्लास जैसी ओवर होगी जिसका भी होगा सबका अप्रूव कर देना, क्योंकि अगर अभी अप्रूव करेंगे तो ये क्लास बंद हो जाएगी फिर।
सो आई वाज टेलिंग यू कि ये चीजें रही है। उन्होंने कहा मोरालिटी भी जरूरी है। Tolstoy's next state that the most intellectual honest response to the situation would be suicide. उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा बौद्धिक रूप से अपने आप को ईमानदार दिखाएं तो बौद्धिक रूप से ईमानदार होने का मतलब है कि आप अपनी हत्या कर रहे हैं और डेथ को आप दावत दे रहे हैं। Response to the situation would be suicide in the face of the inevitability of death and assuming that God does not exist. Why wait? अगर आप ये सोचते हैं कि बौद्धिकता वाली बातें करें, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, गॉड जो है एग्जिस्ट नहीं करता, हम क्यों वेट करें, इस तरह की अगर चीजें आप करेंगे तो ये चीजें होगी। उन्होंने कहा बौद्धिकता जरूरी है, लेकिन बौद्धिकता एक हद तक, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Why pretend that this veil of tears means anything when one can just cut to the chase? तो ये आप गेट अप कर रहे हैं। Finally, Tolstoy has the fourth option. The one that is taking is the one of just holding on living despite the absurdity of it. आर एबल टू डू। कुल मिलाकर के उन्होंने ये भी बात की कि जैसे बहुत सारे लोग एब्सर्ड बातें करते हैं कि गॉड का, विदाउट गॉड हम जीवन को जी सकते हैं या इस तरह की चीजें होती है। तो तमाम चीजों को उन्होंने मिस्टिकल एस्पेक्ट को भी लेकर के बात की है। और बाद में एक चीज ये होता है कि गॉड इज लाइफ, ऑल दिस थिंग। मैं थोड़ा जल्दी से लेकर हूँ, बैटरी मेरी केवल 4% मोबाइल की दिखा रहा, मैं सोच रहा हूँ इस पोर्शन को कवर कर दूं। अब उन्होंने फेथ को भी लेकर के बात किया और एक ये कॉन्सेप्ट भी आता है मेटाफिजिक को भी लेकर के उन्होंने बात किया है। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने कन्फेस किया, ये स्वीकार किया कि जीवन को जिया जाए। बहुत सारी गलतियां उन्होंने भी की थी और उन्होंने कहा कि उन गलतियों से मैंने सीखा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो है, जो हनी का 2 ड्रॉप है वह राइटिंग और फैमिली है। मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, ये चीजें मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं इसके लिए जीना चाहता हूँ, अपनी राइटिंग के लिए और अपने मतलब अपने प्रोफेशन के लिए और अपनी फैमिली के लिए। और ये 2 बड़ी जिम्मेदारी होती है। इफ यू आर इन जॉब तो वहां पर भी आपको बहुत जिम्मेदारी निभानी है, और अगर आप जो है वैसे तब भी आपको बहुत जिम्मेदारी निभानी है। तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने इसमें बात किया हुआ। इसका जो हिस्ट्री है, जो बुक है, ओरिजिनली टाइटल एंड इंट्रोडक्शन टू अ क्रिटिसिज्म ऑफ डॉगमेटिक थियोलॉजी, इसका ये ओरिजिनल टाइटल रहा एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 4 पार्ट वर्क दैट आल्सो इंक्लूडेड अ क्रिटिसिज्म ऑफ डॉगमेटिक थियोलॉजी, द 4 गॉस्पेल्स हार्मोनाइज्ड एंड ट्रांसलेटेड। ये सब बाइबल से प्रभावित होकर के उन्होंने, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन इट्स पब्लिकेशन टुक प्लेस इन 1882, but Tolstoy's work was removed virtually from the whole edition of the journal by Eastern Orthodox Church. All these things, तो जो उस समय के चर्च के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा कि टॉलस्टॉय ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उनका जो है एडिशन जो है बाहर कर दिया गया था तमाम चीजों से। तो इस तरह से आप इसमें देखेंगे कि ये चीजें रही है। कल हम कुछ टर्म को, एपिक्यूरियनिज्म क्या है, एब्सर्डिज्म क्या है, उन टर्म को कल हम डिफाइन करेंगे। आज हमने थोड़ा सा, ये मुझे लगा कि एक स्टोरी फॉर्म में हम आपसे डिस्कस कर ले, तो आई हैव डिस्कस्ड विद यू हियर एंड जस्ट कंक्लूडिंग। और कोई अगर प्रॉब्लम और होगा तो आप मुझे बताइए।